बच्चों आज हमारा अगला आर्टिकल जो होगा वो होगा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। किसकी पीरियोडिक टेबल? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। बच्चों इन चाचा ने बहुत एफर्ट किया लेकिन सब गलत था। क्यों? ये तुम्हें भी समझना बहुत जरूरी है। किसी काम को करते समय अगर स्टेप 1 में गलती हो जाए तो बाकी स्टेप अपने आप गलत होते जाते हैं। जैसे नीट की तैयारी करने चल रहे हो और कोचिंग के सिलेक्शन में गलती हो गया। कोई ऐसी कोचिंग खूब खुली है नागपुर में जो फीस लेती है नीट का और पढ़ाती हैं स्टेट बोर्ड, या जेई का फीस लेके बोर्ड पढ़ाते हैं। तो स्टेप 1 गलत हो गया, अब आगे गलत ही होना है। यही गलती मेंडलीव ने भी कर दिया। इनने क्या कर दिया? मेंडलीव ने क्या किया कि इनने बोला कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट, देखो अब ये न्यू गलत करने जा रहे हैं, इज द periodic function of their atomic mass। इनने बोला कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होते हैं एलिमेंट्स के, वो क्या होते हैं? उन एलिमेंटों के एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? उन एलिमेंटों के एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। अब बात आती है इधर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक फंक्शन? तो मैं बता देता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। सरकार, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे मैं तुम्हें रोज 9:30 बजे पढ़ाने आता हूं, दहाड़ो। यस। तो मेरा रोज तुम्हें पढ़ाने आना ये कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक। डेली रिपीट हो रहा है, मैं रोज तुम्हें पढ़ाने आता हूं, तो पीरियोडिक फंक्शन है। इसी तरह से उनने बोला कि एक फिक्स डिफरेंस के बाद सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंटों का रिपीटेशन होता है, यानी कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। इसको बोले और फिर बड़े दादागिरी से इनने दुनिया से कहा कि एलिमेंट्स, अब इसको समझना क्योंकि यहीं से क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in the increasing order of elements are arranged in the increasing order of their atomic mass। इस लाइन में बहुत बुरा ये फंस गए, इसीलिए इसको मैं रेड कलर से बना दे रहा हूं। और जो वर्टिकल कॉलम्स थे बच्चों, उनको क्या बोला गया? वर्टिकल कॉलम को बोला गया ग्रुप, और हॉरिजॉन्टल कॉलम को क्या बोला गया? हॉरिजॉन्टल कॉलम को बोला गया पीरियड। किसमें? मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। अब जरा ध्यान से तुम बातों को देखना। देखो मैंने सिर्फ 3 बात बोली है। पहला कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। दूसरी बात मैंने बोली है कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तीसरी बात मैंने बोली है वर्टिकल कॉलम को क्या बोलता है? ग्रुप। हॉरिजॉन्टल को क्या बोलता है? पीरियड। बोलो हाँ। यस सर। अब चौथी बात जान लो कि टोटल मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 8 तो ग्रुप थे। टोटल कितने ग्रुप थे? 8 ग्रुप थे। और टोटल कितने पीरियड थे?
7 पीरियड थे। आई बात समझ में क्या? यस। ठीक है। हाँ सर। अब मेन जानकारी देखो, ये जो 8 ग्रुप थे इनको रोमन डिजिट में वो रिप्रेजेंट करता है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। अब यहीं से खेल शुरू होगा, देखना ये पीछे की बातें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, अपने आप समझ में आ जाएंगी। अब मेंडलीव जो है वो सभी ग्रुपों को 2 सब ग्रुप में बांटता है। जैसे फर्स्ट को बांटता है फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड को बांटता है सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड को बांटता है थर्ड ए और थर्ड बी में, इसी तरह से फोर्थ को भी बांटता है, इसी तरह से फिफ्थ को भी, इसी तरह से सिक्स्थ को भी, इसी तरह से सेवेंथ को भी, इसी तरह से एट्थ को भी। तो एट्थ को वो 2 सब ग्रुप में नहीं बांटा हुआ है, बाकी सभी को। अब मैं केवल ए बी लिख दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे। तो पहली इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आई कि जो मेंडलीव ने प्रयास किया, तो मेंडलीव ने सभी ग्रुपों को कितने पार्ट में बांटा बच्चों? 2 पार्ट में बांटा। फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से आगे बात आता है कि किसको उसने 2 ग्रुप में नहीं बांटा, तो इसका जवाब हो जाएगा कि ग्रुप नंबर 8 को उसने 2 ग्रुप में नहीं बांटा। आई बात समझ में? अब ये जो ए और बी आए हैं ये फोकट के नहीं है। ए जो यूज किया जाता है और जो बी सफिक्स यूज किया जाता है ये फोकट के सफिक्स नहीं है। आज तक आपको इनका मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी ने बताया भी होगा या बता रखा है। कोई जानता है कि इस सफिक्स ए और इस सफिक्स बी का मतलब क्या है? एनीवन? कोई भी है क्या? एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? ए का। ए का। और डी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए, या सीधे लिख दूं ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए, उसमें डीएफ सब आ जाएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए सफिक्स जो यूज होता है वो कौन होता है? बी होता है। तो ये दोनों फोकट के नहीं हैं, ये बात आपको मालूम रहना चाहिए। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंटों को क्या बोलते हैं कलेक्टिवली? कोई बच्चा बता सकता है क्या? एनीवन? रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, यही लगभग पूरा भारत यही जानता है। लगभग पूरा भारत। अगर पूछा जाए कि एस और पी ब्लॉक के एलिमेंटों को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, तो वो क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। लेकिन मैं बोल दे रहा हूं गलत है, किसी से बहस ना करना। उनको बोला जाता है नॉर्मल एलिमेंट। दुनिया क्या 80% किताबें कहेंगी कि नॉर्मल एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एक हैं। मैं कहता हूं कि एक नहीं है। मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा, प्रमाणित कर दूंगा तथ्यों के थ्रू, और बुक भी बता दूंगा जहां पर यह बात बताई गई है। तो एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंटों को रिप्रेजेंटेटिव नहीं बोलते। सवाल पैदा होता है रिप्रेजेंटेटिव किसे बोलते हैं? थोड़ा मौका दीजिए उसके लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा कि ए और बी सफिक्स क्यों इस्तेमाल में लाया जाता है। अब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जल्दी से किसी को याद नहीं होती है, तो मैं कह रहा हूं जरूरत ही क्या है याद करने का। जितना मुझे याद है इतना याद कर लो। अगर कोई क्वेश्चन फंस जाए तो मेरी कॉपी फाड़ के फेंक देना। जितना मैं तुम्हें बता रहा हूं बस इतना याद कर लो। अगर
किसी भी एग्जाम का कोई क्वेश्चन तुमको प्रॉब्लम कर जाए तो फेंक देना इस कॉपी को, कभी मत पढ़ना जिंदगी में। क्या याद करना है तुम्हें? तुम्हें सिर्फ इतना याद करना है जितना मैं लिख रहा हूं। फर्स्ट ए में रखे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। और फर्स्ट बी में ये रखे हैं Cu, Ag, Au। इतना तो याद करने में किसी को बहुत तकलीफ नहीं होगी। यदि भाई इतना भी नहीं याद किया जा सकता तब तो थोड़ी समस्या है। देखो 1 2 3 4 5। अब अगर हम लोग देखें तो कुल कितने पीरियड हो गए? 1 2 3 4 5, 5 ही हुए हैं। इस नीचे और भी है, यानी कि 6 भी है और 7 भी है। तो हम 6 बना देते हैं, 7 अपने आप बन जाएगा। हाँ या ना? उसके नीचे 7 हो गया। अब जरा गौर से देखो, आपको और क्या याद रखना है। कॉलम्स बना देते हैं, 1 के बाद 2 3 4। देखें ये काउंट करो कितने कॉलम है। 1 2 3 4 5 6 7, इतने ही कॉलम है। बोलो तो हमको गलत तो नहीं कर दिया कहीं मैंने? 1 2 3 4 5 के बीच में भी हमें एक लाइन खींचना पड़ेगा। ये अभी ठीक है? यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जरा देखना उसने आपको और क्या याद रखना है जो मैं दिमाग से याद रखता हूं। देखो इसके सामने आयरन, कोबाल्ट, निकिल रखा हुआ है और इसके सामने RuRHPD रखा हुआ है और एकदम इसके नीचे 1 2 3 4 5 6 इसमें रखा हुआ क्या? OSIRPT। और कुछ तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा तुम्हें पूरे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो फिर से सुनो, मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसका बेस क्या था? एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास? एटॉमिक मास। एटॉमिक ठीक है, मास। फटाफट बोलते जाना। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में एलिमेंटों को किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया था? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कुल कितने पीरियड हैं? 7। और कुल कितने ग्रुप हैं? 8। ठीक है। अब तुमको याद रखना है हर ग्रुप को 8 के अलावा सभी ग्रुप को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2। वेरी गुड। सभी ग्रुप्स को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन? फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी। बोलो। यस सर। यस ठीक सर। है, अगर फर्स्ट ए और फर्स्ट बी में डिवाइड किया गया है तो इतनी बात तुमको अगर समझ में आ रही है, ये इसी में रहेगा। एक सेकेंड। तो कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसको 2 पार्ट में डिवाइड नहीं किया गया है? 8th ग्रुप। ठीक है, 8th ग्रुप। इतनी बात के बाद अब शुरू होती है कहानी। देखो सबसे पहले तो देखो जो इसकी कमियां हैं वही क्वेश्चन है। पहली बात ये जान लो। तो अब आगे हम चलेंगे कमियां पढ़ने, जो कमियां हैं वही क्वेश्चन है। तो हेडिंग क्या हो जाएगा हमारा? ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्या हेडिंग हो जाएगा? ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। पहला ड्रॉबैक क्या है जरा देखो। पहला ड्रॉबैक था कि पोजीशन ऑफ
position of isotope is controversial. क्या कह रहा है कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप इज कंट्रोवर्शियल। अब जरा देखो, आइसोटोप किसको बोलते हैं? जिसका एटॉमिक नंबर सेम लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग हो। हाँ कह दो। यस सर। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप और कार्बन के 3 आइसोटोप रख रखे हैं। अब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कोई किसके बिहाफ पे पाता था? एटॉमिक मास के बिहाफ पे पाता था। बोलो। अब यहां से अगर एक ही एलिमेंट के एक से ज्यादा एटॉमिक मास हो गए तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में एक ही एलिमेंट के एक से ज्यादा पोजीशन हो जाएंगे कि नहीं? हाँ। ठीक है, फिर से सुन लो ध्यान से, एक ही लोगों का जवाब आया। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में एलिमेंटों को किसके बिहाफ पे रखा गया है? एटॉमिक। ठीक है, तो जरा देखना जरा, इन केस ऑफ आइसोटोप्स के केस में बच्चों, इन केस ऑफ आइसोटोप्स one element has more than, आगे तुम बोलो, has more than one atomic mass। बोलो हाँ। जैसे Cl35, Cl37, इन सबके पास एक ही एलिमेंट का एक से ज्यादा एटॉमिक मास है अगर, so we can say that they have more than one position. So we can say that they have more than one position in Mendeleev's periodic table। बताओ, इससे एग्री करते हो कि नहीं करते हो? मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में एलिमेंटों को उनके एटॉमिक मास के ऑर्डर में रखा है। अगर एक ही एलिमेंट की एक से ज्यादा एटॉमिक मास है तो एक ही एलिमेंट का एक से ज्यादा पोजीशन आएगा। बताओ, ये संभव है कि जो है तेजस्वी अपने घर में भी बैठी हूं और कोचिंग में भी आई हूं? पॉसिबल है ऐसा? नहीं सर, नहीं। एक एलिमेंट का एक पोजीशन होगा ना, एक एलिमेंट का 1000 पोजीशन थोड़ी होगा। तो उससे पूछा गया भैया अब बताओ, क्योंकि जब उसने बोला था तब आइसोटोप्स की खोज नहीं हुई थी, बाद में आइसोटोप्स की खोज हो गई। आइसोटोप्स की खोज होने के बाद मेंडलीव से पूछा गया अब बताओ, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे थे, तब तो कार्बन का पोजीशन तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में 4-4 आ जाएगा, 3-3 आ जाएगा। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि एक एलिमेंट का एक से ज्यादा पोजीशन हो जा रहा है, इसका कोई जवाब नहीं था। तो पहली कमी समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है, उनने बोला था, दूसरी कमी देख लो। दूसरी कमी में उन्होंने बोला था कि एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टी are arranged in a same group। क्या बोला था इनने? अरे कुछ बोलोगे? एलिमेंट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जरा देखो, ये जो गोल्ड है ये जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करता, और ये जो प्लैटिनम है ये भी जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करता। तो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, इन्हें इनर्ट मेटल भी बोला जाता है। तो जरा देखो, गोल्ड का और प्लैटिनम का जरा बताते जाओ, इनकी प्रॉपर्टी कैसी है? सिमिलर है, सेम प्रॉपर्टी सिमिलर है, बट दे आर अरेंज्ड इन डिफरेंट ग्रुप।
बट दे आर अरेंज्ड इन डिफरेंट ग्रुप। जरा सुनो ध्यान से, चचा ने क्या बोला था कि सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट को एक साथ रखूंगा, और किए क्या, सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट को अलग अलग रख दिए। उसका साक्षात प्रूफ है, ये देखो, गोल्ड को रखा है फर्स्ट में, और फर्स्ट के किस में, फर्स्ट बी में, और प्लैटिनम को रखा है 8 में। अब प्लैटिनम और गोल्ड की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, दोनों इनर्ट मेटल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनर्ट मेटल। इनर्ट मेटल। इनर्ट मेटल अगर कहलाते हैं तो इनकी प्रॉपर्टी सेम हुई, प्रॉपर्टी सेम, लेकिन इनको अलग अलग ग्रुप में रखा है। जबकि बोले क्या थे दुनिया वालों से? दुनिया वालों से बोले थे कि सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंटों को एक साथ रखूंगा, और किए क्या, सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंटों को अलग अलग रख दिए। दुनिया वालों ने तुरंत इन पे क्वेश्चन उठाया, इन्हें पूछा भैया ऐसा क्यों कर दिए तुम? तो इनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। आगे सुनो, आगे इनने क्या किया कि एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टी should be in different group। क्या बोले थे कि अलग अलग प्रॉपर्टी के एलिमेंटों को अलग अलग ग्रुप में रखूंगा। जरा देखो क्या किए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, CuAgAu। अब जरा सुनो गौर से, जरा सुनो एकदम ध्यान से, CuAgAu इनको बोला जाता था कॉइनेज मेटल। क्या बोला जाता है? कॉइनेज मेटल। क्योंकि पहले के जमाने में इनसे सिक्का बनाया जाता था। सिक्का समझते हो ना? यस सर। और ये हाईली इनर्ट होते हैं, वेरी लेस रिएक्टिव। ये आसानी से किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। नहीं तो तुम्हारे गले का सोना रिएक्शन कर लेगा और निकल उड़ जाएगा ऑक्साइड फॉक्साइड बना के। अगर मान लो या हर जगह रिएक्ट कर रहा हो तो तुम्हारे लिए घाटे का सौदा होगा। तो जान लो, सोना, चांदी, कॉपर, प्लैटिनम, कॉपर तो कुछ रिएक्ट करता भी है, बाकी और ये एलिमेंट तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। और ये क्या है, इनकी साइज काफी बड़ी होती है, एल्कली मेटल है। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं कि नहीं? भाई जिसकी साइज बड़ी होगी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? यस तो बताओ, कहे थे कि अलग अलग प्रॉपर्टी के एलिमेंटों को अलग अलग रखेंगे, और किए क्या, अलग अलग प्रॉपर्टी के एलिमेंटों को एक साथ रख दिए। बोलो हाँ। यस। इस बात पूछा गया क्यों? इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था। आई बात समझ में कि नहीं आई? हाँ सर। ठीक है। देखो, क्वाइनेज मेटल हाईली लेस रिएक्टिव होते हैं, एल्कली मेटल हाईली रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि एल्कली मेटल की साइज काफी बड़ी होती है, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम था। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, टाइम खत्म हो गया था। CuAgAu था। इनको अपन क्या बोले थे? जरा दहाड़ के बोलो, आवाज आनी चाहिए। कॉइनेज मेटल। इनसे सिक्का बनाते थे, और इनकी सबकी साइज अगर तुम ध्यान से देखोगे काफी छोटी होती है। साइज अगर छोटी होगी तो अपने इलेक्ट्रॉनों को आसानी से देंगे? ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव। और अगर हम इनको देखें तो इनको बोलते हैं एल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। इनकी साइज अपने पीरियड में लगभग सबसे बड़ी होती है। तो ये इनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों पे न्यूक्लियस का होल्ड सबसे वीक होगा कि नहीं? हाँ। भाई अगर किसी इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी ज्यादा होगी तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे होल्ड कमजोर होगा कि नहीं? अगर न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे होल्ड कमजोर होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का निकल जाना ही क्या कहलाता है? रिएक्शन कर लेना। इसकी रिएक्टिविटी जो है काफी ज्यादा होती है। तो चचा ने बोला क्या था कि डिफरेंट प्रॉपर्टी के एलिमेंटों को अलग अलग रखूंगा।
क्या बोला था? डिफरेंट प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स को अलग अलग रखूंगा। और क्या दिए? वही जो दुनिया करती है कि जो बोला वो किया नहीं। उनने क्या कर दिया, डिफरेंट प्रॉपर्टी के एलिमेंटों को एक साथ रख दिया। समझे कि नहीं समझे? यस सर। ठीक है, तो उनसे पूछा गया भैया ऐसा क्यों किए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। नहीं था। इतनी बात होने के बाद कितने ड्रॉबैक पढ़ लिया तुम लोगों ने? 3। अब और भी सुन लो भैया, और ड्रॉबैक क्या है? चौथा ड्रॉबैक बहुत भयंकर है। क्या बोले थे ये कि एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ईयर? क्या बोले थे? पीरियोडिक फंक्शन। एटॉमिक मास। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in the increasing order of their atomic mass। अच्छा भैया, तो 4 पेयर थे देखो, आमिर खान, तेरी इच्छा, ठंडा पानी। क्यों नहीं? क्या बोला मैंने? आमिर खान, तेरी इच्छा, ठंडा पानी। क्यों नहीं? ये जो एलिमेंट्स हैं इनको बोला जाता है साइंस में एनामोलस पेयर। क्या बोला जाता है? एनामोलस पेयर। एनामोलस का मतलब होता है जो बाकियों के जैसा ना हो। समझे क्या? जैसे इस क्लास की सभी लड़कियां पढ़ाई करती हैं, कोई एक लड़की है जो पढ़ाई नहीं करती, तो वो एनामोलस हो गई। इस क्लास की सभी लड़कियां अपने टीचर की बात मानती हैं, कोई एक लड़की है जो नहीं मानती, वो एनामोलस हो गई। जो अपने समूह से, अपने ग्रुप से अलग बिहेवियर दिखाए उसको एनामोलस बोलते हैं। तो सभी एलिमेंट तो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे गए थे, लेकिन ये 4 पेयर ऐसे थे जो एटॉमिक मास के डिक्रीजिंग ऑर्डर में थे। दुनिया ने पूछा कभी क्या चूतिया ही बना के मानेगा क्या? तू तो बोला था कि सभी एलिमेंट एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। बता, यहाँ पोटेशियम बाद में आ रहा है आर्गॉन के, तो पोटेशियम का एटॉमिक मास ज्यादा होना चाहिए, जबकि ज्यादा किसका होता है? आर्गॉन। आर्गॉन का एटॉमिक मास ज्यादा होता है किसके एटॉमिक मास से? पोटेशियम। वैसे ही टीई का एटॉमिक मास ज्यादा होता है किससे? आयोडीन से। वैसे ही यहाँ। तो ये एनामोलस बिहेवियर हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये चारों पेयर सीधे क्वेश्चन है, नॉर्मल सड़ी गली किताबों में नहीं मिलेंगे, लेकिन अच्छे बुक में ये क्वेश्चन मिलेंगे। आपसे पूछेगा कि which one is the anomalous pair of Mendeleev's periodic table। आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या पूछ रहा है। तो जब एनामोलस पेयर पूछेगा तो उसका पहले मतलब समझो। मेंडलीफ ने बोला था कि मैं अपने पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंटों को एटॉमिक मास के किस ऑर्डर में रख रहा हूं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहा हूं। तो फिर तुरंत जनता ने फटाफट 4 ऐसे पेयर पकड़े कि जो एटॉमिक मास के किस ऑर्डर में थे? डिक्रीजिंग। उससे पूछा ऐसा क्यों, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। नहीं था। उस गधे का जवाब ना दे पाना हमारे लिए न्यूमेरिकल बन के तैयार हो गया। अगर कोई जवाब दे दिया होता तो हमें पढ़ना ना पड़ता, फिर तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं। सबसे पहले ये तो मजाक की बात हो गई। सबसे पहले तो हम रिस्पेक्ट देते हैं मेंडलीव को। जब हमारे देश में लोग खाने को तरसते थे तब उसने ये एक्सपेरिमेंट कर दिया था, जब हमारा देश गुलाम था, जब हम लोग
अपने ही देश में दूसरे के गुलाम थे। गुलाम का मतलब समझ ही रहे होगे। उस वक्त मेंडलीफ ने इतने बड़े एक्सपेरिमेंट को जो है किया था, भले ही गलत था लेकिन प्रयास को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हाँ या ना? यस। अच्छा, इतनी बात समझ में आई अच्छे से? यस सर। ठीक है। अब सिर्फ एक बात है जानने के लिए, आपको लिखेगा ई का, EKAX। जैसे देखो, बाबा अली गया इंडिया थैला लेकर के, ये तो तुम्हें मालूम ही होगा। तो अगर कहीं लिखा है EKA यानी ई का, EKA एल्यूमिनियम, तो उसके नीचे वाले एलिमेंट का नाम ले देना। आई बात समझ में? सर समझा नहीं। नहीं समझा? जैसे अगर कहीं लिखा है ई का एल्यूमिनियम, तो ई का एल्यूमिनियम का मतलब होगा गैलियम, ये बात जानते रहना। अगर कहीं लिखा है ई का एल्यूमिनियम, तो ई का एल्यूमिनियम का क्या मतलब हो जाएगा? गैलियम। हुआ क्या, कुछ ने कुछ एलिमेंटों के लिए अपने पीरियोडिक टेबल में खाली जगह छोड़ रखी थी और ये नाम रख रखा था कि जैसे कहीं लिखा है ई का X, तो उसके नीचे वाले एलिमेंट के बारे में बात कर रहा है। ई का एल्यूमिनियम का मतलब क्या हो जाएगा? गैलियम। जैसे लिखा कहे शिव जी सुने पार्वती, तो अगर कहीं लिखा है ई का सिलिकॉन, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? जर्मेनियम। आप बताओ समझे कि नहीं समझे? समझा सर। ठीक है। अब बच्चों, अगर इतनी बात समझ गए तो जरा मुस्कुरा दो यार। हमने आपको क्या पढ़ाया? मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल पढ़ाया। पहले भी आपने जरूर ही कभी न कभी पढ़ रखा होगा, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आपको समझ में आ ही गया होगा। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में हमने तुम्हें मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की कमियां बताई, जो कि मुख्य रूप से 4 कमियां हैं जो तुम्हें याद रखना है। पहला, पोजीशन ऑफ आइसोटोप इज कंट्रोवर्शियल। नंबर 2, एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टी आर अरेंज्ड इन डिफरेंट ग्रुप। तीसरा, एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टी आर अरेंज्ड इन द सेम ग्रुप। चौथा एनामोलस पेयर। एनामोलस पेयर। ये चारों चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही। समझे कि नहीं समझे? अब उम्मीद करता हूं कि जरूर तुम्हें मालूम चला होगा। किसी का कोई क्रॉस क्वेश्चन है क्या? किसी बच्चे का कोई क्रॉस क्वेश्चन है? फटाफट बोलो, चुप ना रहो बेटा। नो सर। ठीक, नो सर। समझ में आया अच्छे से? हाँ हाँ सर। देखो, टाइम तो लगा भाई तुमको, लगभग 30-40 मिनट लगा, लेकिन तुमको हमने एकदम डिटेल में एक एक चीज बता दी। तो अब तुम अगर इतनी बात समझ गए हो तो हम लोग आगे चल देते हैं। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जब पढ़ा गया और उसको जो है डिस्ट्रॉय किया गया, पूरी तरह से उसकी बैंड बजाई गई, तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बैंड बजाने के बाद कौन आया जानते हो? एक साइंटिस्ट आया जो कि थोड़ा तेज था दिमाग से। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसका नाम था मोजले। क्या नाम था? मोजले। मोजले ने बच्चों एक एक्सपेरिमेंट किया, जरा उस एक्सपेरिमेंट को तुम भी देखो, मजा आ जाएगा। उसने क्या किया, एक मेटल रॉड पर, किस पर? मेटल रॉड। मेटल रॉड। बच्चों एक मेटल रॉड पर उसने हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट किया।
जब हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट किया तो जो यहां से एक्सरे पैदा हुई, उस एक्सरे का फ्रीक्वेंसी को उसने नापा और उसका अंडर रूट निकाला। इतनी बात को ध्यान से देख लो। मोजले ने एक मेटल रॉड पर हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉनों का बम्बार्डमेंट किया तो एक एक्सरे प्रोड्यूस हुई। उसने उस एक्सरे के फ्रीक्वेंसी के रूट को निकाला और इसके फ्रीक्वेंसी के रूट को प्लॉट किया। किसके रिस्पेक्ट में? एक बार एटॉमिक नंबर के रिस्पेक्ट में प्लॉट किया। थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया, रुको। एक बार फ्रीक्वेंसी को एटॉमिक नंबर के रिस्पेक्ट में प्लॉट किया, एक बार फ्रीक्वेंसी को एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में प्लॉट किया। बच्चों, जब उसने एटॉमिक नंबर के रिस्पेक्ट में प्लॉट किया तो उसकी आंखें फटी रह गई। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि बेटा जब वो एटॉमिक नंबर के रिस्पेक्ट में प्लॉट किया तो उसको एक पीरियोडिक वेरिएशन मिला। देखो ऐसा, बिल्कुल प्रॉपर एक पीरियोडिक वेरिएशन मिला। और जब उसने एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में प्लॉट किया तो कुछ ऐसा वेरिएशन। क्या ये पीरियोडिक है क्या? इसमें देखो, पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे। इसमें कोई पीरियोडिक है क्या? नहीं है। तो उसने तुरंत दुनिया को चैलेंज कर दिया। उसने कहा आज तक जिसने भी जो कुछ बोला है सब गलत बोला है। तो लोगों ने पूछा भाई ऐसा कैसे कह रहे हो तुम? उसने कहा मेरे पास एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है कि मैं ही नहीं, उसको दिखाऊंगा तो तुम भी बोलोगे। उसने कहा कि फ्रीक्वेंसी फिजिकल प्रॉपर्टी है कि नहीं? अगर ये प्रॉपर्टी है और ये एटॉमिक नंबर के साथ पीरियोडिक वेरिएशन दिखा रहा है या एटॉमिक मास के साथ? एटॉमिक नंबर के साथ। और पूरी दुनिया आज तक क्या बोलती हुई आ रही थी कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक, बोलो, मास। तो बताओ, पूरी दुनिया की बात को उसने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ध्वस्त कर दिया कि नहीं? हाँ। मोजले ने कहा कि अब बताओ, अगर किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टियां एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होती तो ग्राफ में एटॉमिक मास के साथ पीरियोडिक वेरिएशन आना था। लेकिन जब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं तो एटॉमिक नंबर के साथ पीरियोडिक वेरिएशन आ रहा है। तो जो तुम लोग आज तक बताए हो उसे मानूं या जो देख रहा हूं उसे मानूं? क्योंकि मैं तो जो देख रहा हूं एक्सपेरिमेंटली ट्रुथ है। तो भैया पूरी दुनिया उसके इस एक्सपेरिमेंट के सामने झुक गई और उसने सबके एटॉमिक, जो भी सबके क्लासिफिकेशन थे, उसने सबके क्लासिफिकेशन की बैंड बजा दी। और फिर उसने बोला कि अब मैं अपनी पीरियोडिक टेबल दूंगा, जिसको दुनिया किस नाम से जानेगी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानेगी। किस नाम से जानेगी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फिर इसने अपना पीरियोडिक टेबल दिया, जिसको दुनिया किस नाम से जानती है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानती है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है क्या? आपको खूब अच्छे से मालूम है। ह ली ना करे रब से फरियाद, उसके बाद क्या हो जाएगा? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। उसके बाद डी ब्लॉक शुरू होता है। डी ब्लॉक में कौन है जरा देखो? साइंस टीचर विनीता किरमानी, मन पे कोना कॉपर जिंक। उसके बाद कौन आ जाएगा जरा बताओ?
यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा, ला हफ्ता वरना रे OS इरफान पठान और होगार्ड। एक राइफल दबाए सागर भाई, हस्ती मिटाकर देश को रंगीन करने निकले। उसके बाद कौन शुरू हो जाएगा? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक कहां से शुरू होता है? बेरिलियम के सामने से आएगा कौन? बोरॉन। तो क्या हो जाएगा? बेरिलियम सामने से आएगा तो बाबा अली गया इंडिया थैला लेकर, कहे शिव जी सुने पार्वती, नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बीमार, OS सीमा तेरा फोन नंबर, फिर कल बाहर आई आरती। उसके बाद लास्ट में इनर्ट गैस बचेगा। हे नेताओं और कर्मचारियों जीते रहें। बताओ, पी ब्लॉक का खेल खत्म हो गया, डी ब्लॉक का खेल खत्म हो गया, एस ब्लॉक का खेल खत्म हो गया। यहां ध्यान से देखोगे तो लैंथेनम है 57, यहां ध्यान से देखोगे तो एक्टिनियम है 89। लैंथेनम के बाद होता है लैंथेनाइड। लालू, सीमा, प्रीति, नंदा, PM संग यूरोपियन गार्डन में टीवी देखे, होल अर्निंग टीम अब लुटेगी। उसके बाद एक था पैदल चलने वाला, उसने नेपाल, पूना, अमेरिका, काठमांडू, बैंकॉक सिर्फ 41 दिनों में चलकर फर्स्ट मेडल नंबर ले रखा है। बताओ, पूरा पीरियोडिक टेबल समाप्त हो गया कि नहीं? यस सर। अब ये जैसे मुझे याद है वैसे ही आपको भी याद होना चाहिए। ये है लैंथेनाइड और ये है एक्टिनाइड। समझे क्या? अगर आपको ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड याद हो जाता है तो बाकी का कार्यक्रम हम लोग शुरू करते हैं। देखो, इसको तुम बोल सकते हो ग्रुप 1, 2, इसे 3, इसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। एक तो इस तरह से इनको तुम काउंट कर सकते हो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 टिल 18। दूसरा जो काउंटिंग का तरीका है उसको मेंडलीव्स सिस्टम बोलते हैं, इसको IUPAC सिस्टम बोलते हैं। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं। अगर 1, 2, 3, 4 से काउंट किया जाता है तो उसको किस सिस्टम की काउंटिंग बोलते हैं? IUPAC सिस्टम की काउंटिंग बोलते हैं। किसकी काउंटिंग बोलते हैं? IUPAC सिस्टम। तो एक मेंडलीव सिस्टम भी होता है जो तुम्हें शायद पहले ना बताया गया हो। अगर रोमन डिजिट में काउंटिंग हुई है तो उसको कौन सा सिस्टम बोला जाएगा? मेंडलीव सिस्टम। देखो, 1, 2, 3 तो काउंट करना आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात कहीं से कहीं तक नहीं है। लेकिन रोमन में काउंटिंग के वक्त कुछ बातों पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है। यदि रोमन में काउंटिंग करते वक्त आपने कुछ बेसिक चीजों पर विशेष ध्यान नहीं दिया तो 100% आपको समस्या आएगी। वो बातें क्या हैं जरा देखिए। जब रोमन में काउंटिंग करते हैं तो इसी को बोलते हैं फर्स्ट ए और इसको बोलते हैं सेकंड ए। लेकिन इसको थर्ड ए नहीं, इसको बोलते हैं थर्ड बी, इसको बोलते हैं फोर्थ बी, इसको बोलते हैं फिफ्थ बी, इसको बोलते हैं सिक्स्थ बी, इसको बोलते हैं सेवेंथ बी। अब ध्यान रखना, ये जो 8, 9, 10 है ये ग्रुप नंबर 8 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ग्रुप 8। ग्रुप 8। अब ध्यान देना क्योंकि 8 दो जगहों पे आएगा।
और इसको बोलते हैं फर्स्ट बी और सेकेंड बी। यहां बच्चा काफी हद तक कंफ्यूज हो जाता है। कब? जब किसी एलिमेंट का जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जगह बतानी रहती है। आगे हम आपको बताना सिखाएंगे कि अगर मान लो किसी भी जो है एलिमेंट का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमको जगह बताना है तो उसमें कभी कभी रोमन का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब तुम्हें इतनी बात क्लियर कट समझ में आई क्या? यस सर। ठीक है। एनसीईआरटी में प्रिंटिंग मिस्टेक है, चेक करोगे तो वो रोमन में जो काउंटिंग किया है पुरानी एनसीईआरटी में प्रिंटिंग मिस्टेक है। बी की जगह शायद ए लगा दिया है या ए की जगह बी, ऐसे मतलब गलती किया है कुछ। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? फर्स्ट ए फर्स्ट बी हो गया था तो यहाँ से हो जाएगा थर्ड ए के बाद फोर्थ ए, फिर फिफ्थ ए, फिर सिक्स्थ ए, फिर सेवेंथ ए। इसको बोलते हैं जीरो ग्रुप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। क्या बोलते हैं इसको? जीरो ग्रुप। ग्रुप नंबर 8 को क्या बोलते हैं बच्चों? जीरो ग्रुप। आई बात समझ में? जवाब दो। यस सर। अब जरा देखो, तुमको मैंने कुछ ज्ञान घोटा दिया था। हमने बोला था ए यूज होगा एस और पी ब्लॉक के एलिमेंटों को। तो जरा देखो, एस ब्लॉक के एलिमेंट के ऊपर सफिक्स ए है कि नहीं, और पी ब्लॉक के एलिमेंट के ऊपर सफिक्स ए है कि नहीं? नजरें गड़ा लो, देखो जरा। यस। और जरा देखो, बी सफिक्स ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए है कि नहीं, यानी ये डी ब्लॉक एलिमेंट। ज्यादा शुद्ध हो जाएगा। बोलो बोलो। हाँ। ठीक है। और एफ ब्लॉक भी ग्रुप नंबर 3 में ही आ जाता है, तो एफ ब्लॉक को भी इसमें लिख सकते हैं। जैसे एफ ब्लॉक के सभी एलिमेंटों का ग्रुप तो यही होता है ना, थर्ड। पीछे भी बता रखा है एफ, क्योंकि ट्रियम के बाद सीरियम आ जाता है और एक्टिनियम के बाद थोरियम, लैंथेनम के बाद सीरियम और थोरियम के बाद एक्टिनियम। तो भैया पीरियड तो अलग अलग होगा, क्योंकि इसका पीरियड कौन सा है? छठा है, इसका सातवां है, तो ये छठा और सातवां होगा, लेकिन इन दोनों का ग्रुप सेम होगा। कौन? ग्रुप नंबर 3। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो यहां से क्या हुआ कि मोज़ले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बताया, दुनिया को समझाया, सिखाया, दुनिया ने उसकी बात को माना भी। क्या तुम्हें कहीं से कहीं तक कोई समस्या है? नो सर। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की, तो जरा देखो। अगर बच्चों यहां पर देखो तुम ध्यान से, तो एस ब्लॉक ध्यान से देखो, एस ब्लॉक कहां से शुरू हो जा रहा है? फर्स्ट पीरियड से ही। यस। बोलो। एस ब्लॉक फर्स्ट एंड सेकेंड पीरियड से शुरू हो जा रहा है। और पी ब्लॉक कहां से शुरू हो रहा है? सेकेंड पीरियड से, क्योंकि पी ब्लॉक के एलिमेंट सेकेंड पीरियड में ही तो आ रहे हैं। डी ब्लॉक कहां से शुरू हो रहा है? जरा देखो, फोर्थ पीरियड से। और एफ ब्लॉक कहां से शुरू हो रहा है? फिफ्थ पीरियड से। बोलो हाँ। नहीं समझा? एस ब्लॉक की शुरुआत किस पीरियड से हो रही है? फर्स्ट पीरियड से। देख लो, फर्स्ट पीरियड ये है, तो हाइड्रोजन एस ब्लॉक का एलिमेंट है, हाँ या ना? अगर मैं कहूं पी ब्लॉक की शुरुआत कहां से हो रही है, तो पी ब्लॉक कहां से आ रहा है? बोरॉन से आ रहा है। यस। हाँ। बोरॉन किस पीरियड का एलिमेंट है? सेकंड। तो यहां क्या लिखूं? अगर मैं पूछूं डी ब्लॉक कहां से शुरू हो रहा है, तो डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट ये है स्कैंडियम। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पीरियड से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं?
अगर मैं तुमसे बोलूं एफ ब्लॉक कहां से शुरू हो रहा है, तो बताओ एफ ब्लॉक कहां से शुरू हो रहा है? लैंथेनम के बाद से। हाँ। ठीक है, तो फोर्थ के बाद फिफ्थ सिक्स्थ, यानी एफ ब्लॉक की शुरुआत कहां से हो रही है? सिक्स्थ पीरियड से हो रही है। कहां से हो रही है? सिक्स्थ पीरियड। किसी को कोई तकलीफ? अब ये बात तुम्हें याद होनी चाहिए, ये नहीं कि, और ये तभी याद होगा जब पूरी पीरियोडिक टेबल अच्छे से दिख रही होगी, अदरवाइज आपको याद नहीं होगा, और याद नहीं होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। देखो, अब कुछ और इंपॉर्टेंट बात बोल देता हूं, इनको हमेशा हमेशा के लिए रट डालना, मालूम ही होना चाहिए बच्चों। जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होगा उसको एक और नाम से जानते हैं। आउटर मोस्ट शेल को क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट शेल को बोलते हैं बच्चों अल्टीमेट सेल। क्या बोलते हैं? अल्टीमेट शेल। ठीक है, और आउटर मोस्ट शेल को अगर अल्टीमेट बोलोगे, यानी कि जैसे मान लो ये nth शेल आउटर मोस्ट शेल है, तो ठीक एक अंदर वाले n-1 शेल को क्या बोलोगे? इसको बोला जाता है पेनल्टीमेट सेल। क्या बोला जाता है? पेनल्टीमेट शेल। और n-2 यानी दूसरा अंदर वाला शेल, इसको बोलते हैं प्री पेनल्टीमेट। क्या बोलते हैं? प्री पेनल्टीमेट शेल। चाहे प्री पेनल्टीमेट बोलो चाहे एंटी पेनल्टीमेट बोलो, दोनों का मतलब एक है। अब जैसे इसे समझा देता हूं छोटा सा उदाहरण लेकर। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं 1s2 2s2 2p6 3s1 आता है, तो सबसे बाहरी शेल कौन है? 3s1 है। हाँ। इसको क्या बोल दोगे? अल्टीमेट शेल। क्या बोल दोगे? अल्टीमेट शेल। ठीक उसके अंदर वाले को क्या बोलेंगे? अगर nth शेल अल्टीमेट, n-1 वाले को पेनल्टीमेट शेल, और उससे अंदर वाले को प्री पेनल्टीमेट शेल या एंटी पेनल्टीमेट शेल। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अगर समझ गया बच्चों तो बहुत बड़ी बात है। अब कुछ चीजें और सुन लो, जितना ध्यान से इनको सुनोगे आगे के लिए उतनी ताकत तुम में पैदा हो जाएगी। अब मैं कुछ देने चल रहा हूं जिसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड। डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड की अगर मैं बात करूं तो खूब धैर्य से एक एक चीज को देखो बच्चों। मैं एक तरफ लिख दे रहा हूं पीरियड, आवाज आ रही है मेरी परफेक्ट तरीके से। एक तरफ लिख दे रहा हूं सब शेल, आवाज आ रही है बच्चों? हाँ सर। ठीक है, आप लोग भी खूब मन से सुनना। देखो, धैर्य से और स्पीड स्लो करके इसलिए चल रहा हूं जिसलिए जितना पढ़ो उतना किसी काम का रहे। और आगे क्या अपन पढ़ेंगे? नेम ऑफ पीरियड। नेम ऑफ पीरियड, इनको बच्चों देखो जैसे फर्स्ट पीरियड है। अब फर्स्ट पीरियड में कुल कितने शेल आएंगे जरा देखो। अगर बात कर रहा है किसका? सब शेल का, तो फर्स्ट पीरियड में कौन कौन है जरा देखो। हाइड्रोजन है तो 1s1 हो जाएगा, और हीलियम है तो 1s2 हो जाएगा। बोलो हाँ। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक सबशेल होगा 1s, और किसी सबशेल में जितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं उतने ही एलिमेंट टोटल रहते हैं। जरा देखो, अगर अपन ध्यान से देखें तो s में कुल कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2। बोलो हाँ। हाँ। तो जरा देखो, पहले s ये कुल कितने एलिमेंट हो गए पहले पीरियड में? 2। दूसरे में आ जाओ जरा देखो, दूसरे पीरियड में कितने सबशेल होंगे? देखो p खुल चुका है,
दूसरे पीरियड में S तो है ही है, साथ साथ P भी है कि नहीं, यानी कि 2S भी है और 2P भी है। दिखाऊं या दिख रहा है ये बात? दिख रहा है। बाकी लोग दिख रहा है सर। ठीक है। 2S में टोटल कितने एलिमेंट होंगे, जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, और 2P में टोटल कितने एलिमेंट होंगे, जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा। और गिन के दिखा देता हूं, टोटल 8 आया, 8 गिन के दिखा देता हूं। जरा सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट है गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट में कितने हैं, 1 2। तो मेरे में कितना आया जरा देखो, फर्स्ट में कितना आया 2, सेकंड में कितना आया 8। तो क्या मैं गलत हूं? तीसरे में कितने सबशेल हैं, 3S और 3P। 3D नहीं होगा, पूछो क्यों? क्योंकि जरा देखो 3D खुला ही नहीं है तीसरे में। तीसरे शेल में भी जरा देखो S और P ही तो है तीसरे पीरियड में। देखो जरा 1 2 4 5 6 7 8। तो जरा देखो 3S में 2, 3P में 6, टोटल 8 होंगे। चौथे पीरियड में कितने सबशेल होंगे? चौथे पीरियड में D खुल गया कि नहीं? यस यस। तो 3S होगा, 3P होगा। एक सेकेंड, चौथे में 4S होगा, चौथे सेल में 4S होगा ना, और 4P होगा और 3D होगा। तो बताओ टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 2 + 6 और D में 10, तो 10 2 12 6 18। यहां आ जाओ पांचवें में, पांचवें में 5S होगा, 5P होगा, 4D होगा। तो 2 + 6 + 10 18। छठे में क्या होगा, 6S होगा, 6P होगा, 5D होगा, 4F होगा। तो 2 6 10 14 32 हो जाएगा। और सेवेंथ में भी क्या होगा, 7S 7P और 6D 5F। 2 + 6 + 10 + 14, ये भी 32। तो टोटल एलिमेंट जरा गिनो कितने हो गए, 32 32 कितना हो गया, 64। और 18 दूनी 36, 64 में 6 70 और 30 100, और 8 8 16 2 18, 118 हुए कि नहीं टोटल? यस। अब ये मैं कैसे जान पा रहा हूं, ये तुम तब जान पाओगे जब मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भगवान की कृपा से मैं बेताज बादशाह हूं, और ऐसा तरीका बताऊंगा जो ना किसी किताब में और ना किसी और के पास होगा। और जो भी तुम अब तक पढ़े हो वो कचरा है, ये बात मैं तुम्हें खुद महसूस करवा दूंगा। अब नाम जरा देख लो क्या है। इस पहले पीरियड का नाम है, इसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? वेरी शॉर्ट पीरियड। हाँ, या आप इसको बोल सकते हो, ये है वेरी शॉर्ट। ये एक्चुअली नाम है, ये किताबों में तुम्हें जल्दी मिलेगा नहीं। इसको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड, इसको भी बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट शॉर्ट, उसके बाद आ जाएगा ये लॉन्ग पीरियड। ये भी क्या हो जाएगा, लॉन्ग पीरियड। फिर ये क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट पीरियड। और ये भी क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट पीरियड। इसको वेरी शॉर्ट की जगह शॉर्टेस्ट भी बोलते हैं कभी कभी, दोनों सही है। तो अगर तुमसे पूछेगा शॉर्टेस्ट पीरियड तो पहला है, अगर तुमसे कहेगा शॉर्ट पीरियड तो दूसरा और तीसरा है, तुमसे कहेगा लॉन्ग पीरियड तो चौथा और पांचवा है, तुमसे कहेगा लॉन्गेस्ट पीरियड तो छठा और सातवां है। समझ में आया कि नहीं, बोलो। अब जो भी कुछ शुरू होगा वो एक्चुअली पीरियोडिक टेबल की बड़ी खतरनाक बात शुरू होगी। अब मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या सिखाना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तुमको लगता होगा कि तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, कितने लोगों को लगता है?
एनीवन? कोई ऐसा है जिसे लगता है कि उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है? चलो अच्छी बात है, कम से कम तब सीख तो पाओगे। तो देखो, आज हम लेक्चर को यहीं एंड कर रहे हैं और आपको एक रिकॉर्डेड सेशन भेज रहे हैं क्वांटम केमिस्ट्री पे। अब वो रिकॉर्डेड सेशन तो 2-2.5 घंटे का है, लेकिन जिसे भूख होगा वो उसे देखेगा, जिसे भूख नहीं होगा वो उसे नहीं देखेगा। तो वो रिकॉर्डेड सेशन जो तुम्हें सेंड करने चल रहा हूं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सब कुछ बताया गया है। देख करके पढ़ के आओगे तो क्लास का समय बच जाएगा, अगर नहीं देख के पढ़ के आओगे तो कल फिर हमें क्लास में सिखाना पड़ेगा। तो उचित क्या है तुम बताओ, देख के पढ़ के आना चाहिए कि नहीं? यस सर। ठीक है। उसके बाद भी अगर तुम्हें नहीं आता है तो डोंट वरी, आई विल टीच यू। लेकिन अभी मैं क्लास को यहाँ एंड कर रहा हूँ, आपको एक रिकॉर्डेड सेशन भेज रहा हूँ क्वांटम केमिस्ट्री पे, उसको जरूर देखना बच्चों। वो क्या बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उस 2.5 घंटे से अगर तुम्हें 12 नंबर का क्वेश्चन नीट में न मिले तो मुझे बताना कभी। तो आज के लिए इतना पर्याप्त कर दे रहा हूँ, बाकी चीजें कल करेंगे। आप सभी लोग छुट्टी के दिनों में आए, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर, बाय सर। बाय, वेलकम टू एवरीवन।